नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आकांक्षा अनुभूति, आपकी सोशल साइंस टीचर, एक बार फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ डीईओ ऑफिस गोपालगंज के इस चैनल पर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय पूरा कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस अध्याय से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखेंगे, और इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जल्दी ही गर्मी की छुट्टियों के बाद आपकी त्रैमासिक परीक्षा होगी, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होगा और इससे आपके लिए प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपकी इस चैप्टर की बहुत अच्छे से तैयारी प्लस रिवीजन दोनों ही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, राजनीति विज्ञान अध्याय 1, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं प्रश्नों को डिस्कस करूंगी, लेकिन आपसे भी आपको सुझाव है मेरा कि आप उत्तर सुनने के पहले एक बार प्रश्न को पॉज करके पढ़िए और सोचिए कि आप उत्तर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। ये आपका सेल्फ टेस्ट होगा, है ना। और उत्तर तो मैं आपको बताऊंगी ही। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्क्रीन पे लिखे हुए भी दिखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का क्या माना जाता है। याद कीजिए बच्चों, इस पे हमने चर्चा की थी। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का क्या माना जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं अंग, आधार, आत्मा या इनमें से कोई नहीं। आपको याद होगा बच्चों, हमने ये चर्चा की थी कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। एक इंग्लिश का स्टेटमेंट मैंने आपको दिया था, डेमो पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि श्रीलंका में किस भाषाई या धार्मिक समुदाय का बहुमत है, यानी कि बहुसंख्यकवाद है। याद कीजिए बच्चों, श्रीलंका में कौन सा भाषाई समुदाय ऐसा था जो बहुमत में था और जिसने बहुसंख्यकवाद की प्रणाली को प्रचलित किया और अपना डोमिनेशन, अपनी तानाशाही, अपनी इच्छाओं को बाकी की जनता पर थोपना शुरू किया। ऑप्शंस में पढ़ रही हूं, सिंहली, तमिल, ईसाई या मुस्लिम। आपको याद होगा बच्चों कि श्रीलंका में 74% सिंहला भाषा बोलने वाले थे, सिंहली समुदाय के लोग थे, और मात्र 18% जो लोग थे वो तमिल थे, और बाकी बचे हुए थे वो अन्य में से थे। तो यहां आप क्या देख रहे हो, कौन सा बहुमत है, सिंहली। तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन क, यानी कि सिंहली भाषा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो मैंने आपको जब लेक्चर लिया था तभी बताया था कि 1947 में हम आजाद हुए, और हमारे ठीक एक वर्ष के बाद श्रीलंका आजाद हुआ, यानी कि 1948 इसका सही उत्तर है। हमारे ऑप्शंस भी देते को 1947, 1948, 1950 और 1956। सही उत्तर क्या है, 1948, यानी कि ऑप्शन ख। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, देखो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ब्रुसेल्स, पेरिस, एंटवर्प या कोलंबो। इसका सही उत्तर है बच्चों ब्रुसेल्स। आपको याद होगा, बेल्जियम के बारे में पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रुसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले लोगों का 80% वहां पर मान था, उनकी जनसंख्या 80% थी, और बाकी डच बोलने वाले मात्र 20% थे, है ना। इससे आपको याद आएगा कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां बाद में जाकर के यूरोपियन संघ का हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है, अगर आप किसी एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से थोड़ा सा लिंकअप करते हुए फैक्ट्स को चलेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी और बाकी के प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलती हूं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा कि विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है वो किस प्रकार का वितरण कहलाता है, किस प्रकार की सत्ता में साझेदारी का प्रकार वह कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल, तिरछा यानी कि स्लैंट, और समानांतर यानी कि पैरेलल। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जब मैंने इसको बताया था आपको तो हमने यही चर्चा की थी कि सत्ता की जो पहली साझेदारी का प्रकार है वह हॉरिजॉन्टल होता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। अंग्रेजी में बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये हमारी सत्ता में साझेदारी का हॉरिजॉन्टल प्रकार है, यानी कि यह सही उत्तर हो जाएगा क्षैतिज। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिना ऑप्शन पढ़े ही, बिना विकल्प पढ़े ही सही उत्तर दे सकते हैं, लेकिन बच्चों समझदारी इसी में होती है कि हम ऑप्शंस को सही तरीके से पढ़ें और फिर उसके उत्तर तक पहुंचे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल और पंचायती राज संस्थाएं। तो बच्चों आपको मैंने बार बार पढ़ाया कि भारत में जो 1992 का 1992 का अधिनियम आया, उसके अनुसार स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? पंचायती राज संस्थाएं। हालांकि अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि मैंने बताया ना कम से कम 33%, यानी राज्य सरकार चाहे तो अपने हिसाब से इस आरक्षण की इसका जो दायरा है इसको बढ़ा सकती है। इसी तरह हमारे बिहार में यह आरक्षण 50% तक दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अलग अलग भाषा बोलने वालों के आधार पर सामुदायिक सरकार यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। बच्चों याद करो, सामुदायिक सरकार हमने किस देश के केस में पढ़ा था? मैंने आपको 2 देशों का केस पढ़ाया था, श्रीलंका और बेल्जियम। दोनों में हमने पावर शेयरिंग के एग्जांपल्स देखे थे, केस देखा था, और हमने देखा था कि बेल्जियम ने बेल्जियन मॉडल बनाया था, जिसमें जर्मन, फ्रेंच और डच तीनों को ही अपनी अपनी सामुदायिक सरकार यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट गठित करने का अधिकार दिया गया था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। भारत, श्रीलंका, बेल्जियम और चिली। हमारा उत्तर क्या होगा? निश्चित रूप से ऑप्शन ग, जो कि है आपका बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, आपने भी हो सकता है पुराने वर्षों के प्रश्नों में इसको देखा होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? बच्चों आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में से एक है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगर मैं बाकी के अनुच्छेदों की बात करूं, अनुच्छेद 14 ये आपका समानता के अधिकार में आ जाता है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये निजता के अधिकार में आ जाता है, जीवन के अधिकार में आ जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस चीज पर? ऑप्शंस देखिए, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति बच्चों हमने बार बार पढ़ा कि मूल रूप से सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। जब एक धर्म स्वयं को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगता है, दूसरे धर्मों को हीन मानने लगता है और समझता है कि हमारा हित तभी होगा जब सामने वाले का अहित हो, सामने वाले का बुरा हो, तो सांप्रदायिकता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? फिर धर्म पर, यानी ऑप्शन क यहां पर हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
उम्मीद है प्रश्नों को देखते हुए आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ रहा होगा, आपको लग रहा होगा आपने पढ़ा है, आपने समझा है, आप उत्तर दे पा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बच्चों ऐसे प्रश्न जब आए, प्रश्न में नहीं है, नहीं थे, नहीं है, गलत है, तो आपको सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेना है, नहीं थे, यानी कि वरना आपका उत्तर गलत हो सकता है। आपको बताना है ये जो नाम दिए गए हैं, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, जेड गुडी, आपको बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि बाकी के जो 3 थे उन्होंने रंग भेद का विरोध कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किया होगा। तो बच्चों यहाँ जो सही उत्तर है वह है जेड गुडी। क्यों? क्योंकि ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञानी थे, और बाकी के जो है किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ये सभी इन्होंने अपने अपने तरीके से रंग भेद का विरोध करना निश्चित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कथनों को जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको बहुत ध्यान से उन कथनों को, उन वाक्यों को, उन ऑप्शंस को पढ़ना होता है ताकि आप सही उत्तर तक पहुंच सके। पहला कथन है हमारा कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। थोड़ा सा सोचिए, क्या हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? तो याद कीजिए हमारे मौलिक अधिकारों का पहला अधिकार समानता का अधिकार, जो कहता है कि हमें धर्म या किसी भी आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा याद कीजिए हमारी प्रस्तावना जिसमें कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इस देश का, इस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का ये सम्मान करेगा। ठीक है, तो ये पहला कथन हमें सही मिला। दूसरा कथन पढ़ते हैं, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो भारत को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य तो कह ही नहीं सकते थे। तो ये जो ऑप्शन है यहां पर ये गलत हो गया। तीसरा है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, ये बात सही है एक तरीके से, लेकिन हाँ ये भी सही है बिल्कुल। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं। और चौथा हमारा कथन है कि किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। बिल्कुल ये भी कथन सही है। बच्चों यहाँ पर इसमें प्रश्न में एक शब्द छूटा है, नहीं। इसको आप थोड़ा सा नोटेट कर लीजिएगा, गलती का सुधार कर रही हूं। इसमें आप देख रहे हो कि 3 कथन हमारे सही हैं और 1 कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन ख हमारा सही होगा। फिर से सुनिए, प्रश्न है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, सही है। और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया, कौन सा कथन गलत है? ये ख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। क्यों सत्ता में साझेदारी सही है? पहला ऑप्शन है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो आप जानते हो बच्चों कि सत्ता में जब साझेदारी होती है तो अलग अलग सामुदायिक अलग अलग जो सामाजिक समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, उनके बीच होने वाले टकराव को ये कम करती है। तो यहां सही उत्तर है घ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। ये वो परिस्थिति थी बच्चों जब बेल्जियम के अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच में भेदभाव, टकराव बढ़ रहे थे, जिसके बाद सरकार को ये सोचना पड़ा कि हमें अब इनके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तो ये शहर था मर्चटेम। याद रखिए ऑप्शन ग, मर्चटेम, एकदम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मर्चटेम शहर के स्कूलों में
जो कि बेल्जियम का एक शहर है, बच्चों को फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। यह ऑप्शन होगा सी, ग मार्चटेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ऑप्शंस पढ़ते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय जी। इसका सही उत्तर है बच्चों महात्मा गांधी। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि धर्म को किसी भी स्थिति में, तो बच्चों महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को किसी भी स्थिति में राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये याद रखने की बात है, यहाँ पर धर्म का अर्थ धार्मिक भेदभाव नहीं था, धार्मिक चीजों के तरीके से उसके अनुसार राजनीति में आचरण नहीं था। यहाँ पर धर्म का अर्थ मानवता से था, यहाँ पर धर्म का अर्थ उस चीज से था जो हमें अपने व्यवहार में, अपने संस्कार में धारण करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है कि काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसका प्रतीक थी? काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसका प्रतीक थी? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो 1968 में मैक्सिको का ओलंपिक हुआ था, उसमें अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस ने जब इनको पुरस्कार दिया गया तो ये मंच पर काले दास्ताने पहनकर गए और मुट्ठियां तान कर गए। इन्होंने ये दिखाना चाहा कि हम अश्वेत हैं, लेकिन हम अश्वेत हैं बट निर्बल नहीं है। ये अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या अश्वेत शक्ति है? श्वेत शक्ति, अश्वेत शक्ति, नीली शक्ति, कोई नहीं। और सही उत्तर है अश्वेत शक्ति। यहाँ 2-3 प्रश्न आपको आ रहे हैं कि 1968 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये किस चीज का प्रतीक लेके गए थे? अश्वेत शक्ति का। और इसमें इन्होंने क्या बताना चाहा था? उस समय अमेरिका में जो अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके प्रति इन्होंने विरोध जताने के लिए ये कार्य किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? पूरे चैप्टर हम सत्ता की साझेदारी ही पढ़ते आए हैं। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सरकार के अंगों में शक्ति का विभाजन, समाज के विभिन्न वर्गों में शक्ति का विभाजन, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी या उपर्युक्त सभी। निश्चित रूप से आप जानते हैं ये तीनों ही सत्ता की साझेदारी का प्रतीक है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन पढ़िए। सभी धर्मों का सम्मान, धर्म का विरोध, एक ही धर्म को मानना या इनमें से कोई नहीं। आप बताओ बच्चों, क्या धर्म का विरोध धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? नहीं है। एक ही धर्म को मानना क्या धर्मनिरपेक्षता है? बिल्कुल नहीं है। और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है, ऑप्शन क, सभी धर्मों का सम्मान करना। जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसलिए यह सभी धर्मों का एक समान सम्मान करता है। आप सोच के देखिए कि जब आपका विद्यालय बंद होता है, सभी धर्मों के पर्व त्योहारों पर आपका विद्यालय समान तरीके से बंद होता है ना? सभी का सम्मान हम करते हैं। हमारे सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाता। तो आप जानते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का उदाहरण क्या है? अभी हमने कुछ देर पहले इसी प्रश्न को उल्टे तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें हमने चर्चा की थी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसका उदाहरण है, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि वह क्षैतिज वितरण है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? आप देखिए पहला ऑप्शन पढ़िए। क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में या उपर्युक्त सभी में। निश्चित रूप से जब आप जानते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा है सत्ता की साझेदारी, तो चाहे वो देश बड़ा हो, छोटा हो, क्षेत्रीय विभाजन हो, ना हो,
किसी भी तरह की स्थिति हो, हर जगह पे सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन घ, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न देखिए, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी क्या है? ये आपकी किताब में जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से प्रश्न है, उसके हिसाब से हम उत्तर भी देंगे। कृषि कार्य में महिलाओं की जो कुल भागीदारी है वह है 40%। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मेक्सिको की ओलंपिक घटना एक उदाहरण है। इस प्रश्न को अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि मेक्सिको ओलंपिक की घटना किस चीज का उदाहरण है। ऑप्शन है रंगभेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का या आतंकवाद का। हमने कुछ देर पहले ही 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में देखा था कि अश्वेत शक्ति का प्रतीक देने के लिए किस तरह अमेरिकी धावक काले दास्ताने पहनकर और मुठ्ठियां भींच कर चढ़े थे स्टेज पर, मंच पर। तो यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क, रंगभेद का। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है? बच्चों, लोकतंत्र के भी कई प्रकार होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। आई होप सो, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। तो यहाँ हम ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उसके अनुसार उत्तर देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है। क्या भारत है? नहीं। ब्रिटेन है? नहीं। अमेरिका है? नहीं। तो कौन है? स्विट्जरलैंड है। अच्छा, स्विट्जरलैंड क्यों है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश? क्योंकि स्विट्जरलैंड में लोग नेताओं को नहीं चुनते, सीधे सरकार को चुनते हैं। स्विट्जरलैंड में कानून बनाने के लिए कोई सांसद या कोई विधायक नहीं होते, जनता वोट करके कानून बनाती है अपने लिए। इस व्यवस्था में जनता और कानून के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता, न कोई नेता, न कोई सांसद, न कोई विधायक। जनता सीधे अपनी सरकार को चुनती है, सीधे अपने लिए कानून बनाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा कथन गलत है। पहला है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। जहां अंतरों का टकराव होता है वहीं तो सामाजिक विभाजन होता है। कथन ये सही है। दूसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। निश्चित रूप से सही है। आप बिहारी भी हैं, आप भारतीय भी हैं, आपका जो नाम है वो भी आपकी पहचान है, आपकी जो जाति है वो भी आपकी पहचान है, आपका जो धर्म है वो भी आपकी पहचान है, आप अपने परिवार की हैं, आपका परिवार आपकी पहचान है। तो एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, ये कथन भी सही है। तीसरा, कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। क्या ये सही है? याद कीजिए बच्चों, बेल्जियम का उदाहरण हमने लिया था जिसका आकार हरियाणा जैसा है। श्रीलंका का उदाहरण हमने लिया जिसका आकार हरियाणा से भी छोटा है। तो क्या यहाँ हमने देखा कि भारत जैसे बड़े देश के होने की आवश्यकता नहीं है। जो सामाजिक विभाजन है वो किसी छोटे से देश में भी उसी प्रकार से होता है और उतना ही हानिकारक होता है, क्योंकि हमने श्रीलंका में गृह युद्ध होते हुए देखा था। तो ये कथन हमारा गलत हो गया। अगला है कि बेल्जियम जैसे छोटे देश में भी सामाजिक विभाजन होते हैं, ये भी सही है, हमने देखा है। तो हमें क्या बताना था, कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर क्या हुआ? ग। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में उत्तर भारतीय यानी कि मराठी बनाम गैर मराठी विवाद किसका उदाहरण है? बच्चों, जब आप अपनी किताब में इस विवाद के विषय में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई में जो उत्तर भारतीय लोग यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो गए थे, वहां यहाँ से जो प्रवासी गए थे, इनके बीच भाषाई, सांस्कृतिक और रोजगार के मुद्दे को लेकर के बहुत सारा टकराव हुआ था। बड़ी ही परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये मूल रूप से किस चीज का उदाहरण है? क्षेत्रवाद का, क्योंकि एक तरफ मुंबई के लोग और दूसरी तरफ उत्तर भारत के लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? आपको मैंने बताया था कि सत्ता में साझेदारी के पीछे दो प्रकार के तर्क होते हैं, एक युक्तिपरक और एक नैतिक। युक्तिपरक जिसको हम अंग्रेजी में प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, और नैतिक जिसको हम अंग्रेजी में मोरल रीजन कहते हैं। यहाँ मोरल पूछा जा रहा है, आप देख रहे हो नैतिक लिखा है। तो पहला है इसमें कि यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, यह निर्णय प्रक्रिया में देरी को रोकता है, यह केवल बड़े राज्यों के लिए आवश्यक है। इसमें नैतिक है, जैसा कि हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था डिस्कस किया था, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यही इसका नैतिक तर्क है। बाकी आप जो ये दो बीच के देख रहे हो, ये वाला जो ख देख रहे हो, ये प्रूडेंशियल रीजन है।
युक्तिपरक है क्योंकि ये राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है, समाज विभिन्न समुदायों के बीच में विभाजन को कम करता है, टकराव को कम करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म, जाति, धर्म या जन्म? देखो, वर्ण व्यवस्था का आधार अगर आप इतिहास में जाओगे ना तो शुरू शुरू में कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी, है ना। जिस प्रकार का कर्म होता था, समाज में जिस प्रकार का योगदान होता था, उसके हिसाब से वर्ण निर्धारित किए गए थे। लेकिन अब के समय में ये आज के परिवेश में जन्म पर आधारित हो गया है ना, जन्म पर आधारित हो गया। कैसे हो गया है इसको फिर किसी चैप्टर में, फिर किसी क्लास में हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब कुछ एक्स्ट्रा बातें करेंगे। अभी हम चैप्टर के साथ, क्वेश्चंस के साथ आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? आप जानते हो बच्चों कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को शुरू शुरू में मताधिकार नहीं मिला था। 7 फरवरी, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे स्विट्जरलैंड की बात की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, और मैंने बताया कि वहां पर कानून, वहां पर निर्णय लोग वोट डाल करके लेते हैं, इसीलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए उसका उदाहरण है आपके सामने। 7 फरवरी 1971 को स्विट्जरलैंड में एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह हुआ, यानी कि लोगों से उनके मत मांगे गए, उनका वोट मांगा गया, एक रेफरेंडम हुआ जिसमें वहां के केवल पुरुष लोगों ने वोट डाला, क्योंकि महिलाओं को तो वोट डालने का अधिकार उस समय तक था ही नहीं। तो इस वोटिंग में 65.7% पुरुषों ने महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में वोट किया, और उसी समय से 1971 से महिलाओं को वोट देने का अधिकार स्विट्जरलैंड में प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हो कि स्विट्जरलैंड में फैसला कैसे हुआ, लोगों ने किया, जनता ने किया, डायरेक्ट वोट डाल के किया। यही कारण है कि वहां पे हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और यहां आपका उत्तर हो जाएगा ख 1971। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया? अभी कुछ देर पहले हमने इस प्रश्न को भी रिवर्स वे में डिस्कस किया था कि स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, और देखिए आ गया 19 द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है। सही उत्तर है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे उनको हमने कवर कर लिया है, और भी प्रश्न हो सकते हैं आने वाले समय में, और भी प्रश्न हम आपके साथ लेकर आएंगे, लेकिन ये एक रैंडम प्रैक्टिस थी आपके लिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। बच्चों देखो, ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ना, ये 2 नंबर के होते हैं, 2 मार्क्स के। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सोशल साइंस में हमेशा आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट में लिखिए। जी हाँ, पॉइंट्स में लिखिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पॉइंट लिखिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 4 पॉइंट लिखिए, वैलिड पॉइंट लिखिए। आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे, है ना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 2 वर्षों में लगातार आए हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले किन्हीं 2 प्रावधानों को बताइए, है ना। तो पहला है कि सभी धर्मों को समान सम्मान, ये हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है, और किसी भी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता। दूसरा पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ये अगर आप 2 पॉइंट्स लिखते हैं इस प्रश्न में तो आपको पूरे 2 में 2 नंबर, 2 में 2 मार्क्स मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आप देखिए ये भी प्रश्न एकदम वैसा ही है। ये दोनों प्रश्न आपको जो मैंने दिए हैं, आप देखिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं, और अक्सर प्रीवियस ईयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न आते हैं, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। प्रश्न है हमारा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है? जो पिछला उत्तर था, उत्तर वही है, थोड़ी सी भाषा बदली हुई है, क्योंकि प्रश्न भी वही है, शब्दों का हेर फेर है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान और समान अधिकार दिया जाता है। दूसरा लिखा कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि भारत का अपना कोई राजकीय या राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत
किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता, इसलिए भी इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारा अब दीर्घ उत्तर ये प्रश्न का स्लाइड आ चुका है। हमारा प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं और लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है, स्पष्ट करें। तो जब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है, थोड़ा सा विस्तार में लिखना होता है। पॉइंट वाइज पढ़ें, रिवीजन करें और लिखें तो नंबर अच्छे आते हैं, अक्सर फुल मार्क्स भी आते हैं। आपको बता दूं बच्चों कि सोशल साइंस में भी बच्चे 99, 100 मार्क्स लेके आते हैं, ये हुआ है और आप भी ला सकते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका लोकतंत्र में क्या महत्व है, इसको बताना है। तो हमने क्या लिखा कि जब सरकार की शक्ति और अधिकार समाज के विभिन्न समूहों, दलों और संस्थाओं के बीच में बांटे जाते हैं तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, जब सरकार की शक्ति विभिन्न समूहों के बीच में, विभिन्न वर्गों के बीच में, विभिन्न संस्थाओं के बीच में बांट दी जाती है, उनके साथ साझी की जाती है, तो इसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र में क्या महत्व है, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या समूह का प्रभुत्व नहीं होता है, सभी वर्गों और समुदायों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। और तीसरा है इसमें पॉइंट कि समाज में शांति, एकता और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, साथ ही लोकतंत्र अधिक मजबूत और सफल बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे और आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है। याद कीजिए, मैंने एक टॉपिक, एक स्लाइड पूरा बताया था आपको, सामाजिक विभाजन के निर्धारक कारक, निर्धारक तत्व। बिल्कुल वही बात यहाँ पूछी जा रही है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, लोग अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। जब लोग अपनी पहचान को एक समूह तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय एकता से जोड़ते हैं तो संघर्ष कम होता है, विभाजन की संभावना घट जाती है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों और नेताओं का व्यवहार। अगर नेता सामाजिक विभाजन को भड़काने की बजाय सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से समाज में शांति बनी रहती है। तीसरा है सरकार की नीतियां और संविधान। यदि सरकार सभी समुदायों को समान अवसर दे, सभी समुदायों की मांगों को संवैधानिक रूप से माने तो सामाजिक विभाजन खतरनाक नहीं होता। और चौथा है कि समुदायों की मांगों का तरीका। अब अगर समुदाय अपनी मांग जो रखते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से रखें तो निश्चित रूप से विभाजन नहीं होगा। लेकिन अगर यही समुदाय अपनी मांग रखने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, समाज को जान और माल दोनों की हानि पहुंचाए तो सामाजिक विभाजन एक बड़ा खतरा बन के उभरता है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों से हमें सत्ता की साझेदारी के संबंध में क्या सीख मिलती है। बच्चों इसको हमने इतने अच्छे से पढ़ा है कि इसका मुझे उम्मीद है कि प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर उभरने लगा होगा। फिर भी पॉइंट्स को देख लेते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से सत्ता की साझेदारी के संबंध में सीख क्या मिलती है। तो बेल्जियम ने विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी अपनाई जिससे वहां शांति और एकता बनी रही, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय को अधिक महत्व देने से जातीय संघर्ष और अशांति उत्पन्न हुई, फलस्वरूप वहां गृह युद्ध हुआ। तीसरा पॉइंट है कि इन उदाहरणों से सीख मिलती है कि सभी समुदायों को समान अधिकार और सत्ता में भागीदारी देना लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न के उत्तर के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझिए। आपसे बेल्जियम भी पूछा गया है, श्रीलंका भी पूछा गया है वहां के उदाहरण के विषय में, और तब पूछा गया कि सीख क्या मिलती है। तो हमने क्या किया, पहले पॉइंट में बेल्जियम की सिचुएशन को बताया कि वहां दिक्कत थी लेकिन सरकार ने सत्ता की साझेदारी अपनाई। दूसरे पॉइंट में बताया कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समाज को अधिक महत्व दिया गया जिसका परिणाम क्या हुआ। और तीसरे पॉइंट में हमने बताया कि इससे हम सीखते हैं कि अगर सभी समुदायों को समान अधिकार दिए जाए, सत्ता में साझेदार बनाया जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, ये राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही बढ़िया और भविष्य के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। ये हमने यहाँ पे इस प्रश्न में
देखिए, इसके साथ ही बच्चों हमारा जो इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमें डिस्कस करना था, ये समाप्त होता है। इसको 2-3 बार देखिए, उम्मीद है कि आपकी समझ इन प्रश्नों के लिए इतनी अच्छी बन जाएगी ना, और इसके साथ ही साथ फैक्ट को आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि आप कल को खुद से चैप्टर में से प्रश्न बनाने में सक्षम हो जाएं, और अगर ये करने में सक्षम हो गए तो मैं गारंटी देती हूँ एक प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, बार बार देखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।